फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और दूसरे चैप्टर में आप लोगों को बिलियन बता रहे थे। सॉल्यूशन क्या है, बिलियन क्या है, बिलियन में पाए जाने वाले जो घटक होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन किए थे। ठीक है, बिलियन में बताए थे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। बिलियन में दो घटक होते हैं, एक जो होता है विलायक कहलाता है और एक विलेय होता है। बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय पदार्थ कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, बिलियन के गुण के बारे में जान चुके हैं। इसके अलावा बिलियन के उदाहरण भी जाने थे। ठीक है, आगे जो पढ़ना है टॉपिक, आज जो पढ़ना है वो है बिलियनों के प्रकार। क्या है? बिलियनों के प्रकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। वैसे बिलियन कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से पहला जो हम प्रकार आज अध्ययन करेंगे वो है भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, बिलियनों के प्रकार भौतिक आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार, भौतिक अवस्थाएं तीन होती हैं। आप लोग जानते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं तीन होती है। एक होता है ठोस, सॉलिड कहते हैं, द्रव, लिक्विड कहते हैं, गैस। ये तीन अवस्थाएं होती हैं और ये तीनों अवस्थाएं जो होती हैं आपस में मिलकर 9 प्रकार के बिलियन का निर्माण करती हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर ये तीन प्रकार के जो अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, वो आपस में मिलकर 9 प्रकार की बिलियन का निर्माण करती हैं। वही 9 प्रकार के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे विलेय और विलायक, उनके घटकों के नाम पढ़ेंगे और किस प्रकार का बिलियन है और फिर उनके उदाहरण, यही जानना है। ठीक है, देखिए ये 9 प्रकार के हैं। ठीक है, ये 9 प्रकार के दिख रहा है आप लोग को। जैसे यहाँ पे क्रम छूट गया है, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा है, ये छठा है, सातवां है, आठवां है और ये 9वां है। तो ये 9 प्रकार के बिलियन है। देखेंगे कि अगर विलेय जो है गैस अवस्था में है और विलायक भी जो है वो भी गैस अवस्था में है, तो ये दोनों आपस में मिलकर जो बिलियन बनाएंगे उसे हम गैसीय बिलियन कहेंगे। मान लिया जाए विलेय भी हम लिए हैं क्या, गैस अवस्था में, और विलायक भी जो लिए हैं वो भी गैस अवस्था में लिए हैं, और दोनों को जब आपस में मिला देंगे तो बिलियन बनेगा ही। लेकिन जो ये बिलियन बनेगा उस बिलियन को हम गैसीय बिलियन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत उदाहरण कौन कौन से आ जाएंगे गैसीय बिलियन के? तो देखेंगे गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण अर्थात वायु जो है यह गैसीय बिलियन है। हवा जो है क्या है? गैसीय बिलियन है, क्योंकि हवा में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रतिशत मात्रा में बहुत से गैसें पाई जाती है। जैसे 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है, लगभग 78% जो होता है नाइट्रोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, और अन्य गैसें भी होती हैं। ये सभी गैसें देखेंगे अलग अलग मात्राओं में हैं और सभी मिलकर एक बिलियन बनाती है जो गैसीय बिलियन कहलाती है, जिसमें विलेय क्या होता है? गैस। अब इसमें विलेय भाई जिसकी कम मात्रा होगी वो विलेय कहलाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो विलेय कहलाएगा। ठीक है, और विलायक जो होगा वो भी गैस अवस्था में होगी, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या कहलाएगा? वायु में विलायक कहलाएगा, क्योंकि उसकी प्रतिशत मात्रा अधिक है, 78% है, और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम है, तो वो विलेय के रूप में कार्य करेगा। तो गैसों का मिश्रण अथवा वायु होगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा है अगर हम विलेय द्रव लिए हैं और विलायक क्या है? गैस है, तब भी ये आपस में मिलकर गैसीय बिलियन बनाएगा। याद रखिए, विलायक की प्रतिशत मात्रा यहाँ पर अधिक है और बाकी ये इनका विलेय की मात्रा क्या है? कम है, तो गैसीय बिलियन बनाएगा। तो वायु में जल वाष्प, वायु में क्या होता है? जल वाष्प होता है, तो
उसमें देखेंगे कि जल वाष्प जब होगा तो उसमें जल की भी मात्रा होगी, लेकिन जल की मात्रा कम होगी और गैस की मात्रा ज़्यादा होगी अथवा वायु की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि वायु गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो वायु में जल वाष्प होगा, या इसी को एरोसाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एरोसाल। तो एरोसाल इसका उदाहरण है, याद रखेंगे। अगर ठोस विलेय पदार्थ है और गैस जो है विलायक पदार्थ है, तो ये दोनों आपस में मिलकर ये भी गैसीय विलयन बनाएगा। याद रखेंगे, गैसीय विलयन ही बनाएगा। और क्या कहलाएगा? कपूर। क्या होगा? कपूर होगा। कपूर देखेंगे खुले स्थान पर छोड़ दिया जाए लंबे समय तक, तो वो जो भी कपूर होता है कुछ दिनों के बाद वहाँ से समाप्त हो जाता है, क्योंकि कपूर से गैस निकलती रहती है, जिनके कारण वहाँ से समाप्त हो जाएगा। यानी उनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। तो देखेंगे कपूर इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला है चौथा। देखेंगे चौथा जो विलयन होगा वो होगा गैस क्या है? विलेय है, और द्रव क्या है? विलायक है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा या मिलाया जाए तो द्रव विलयन बनाएगा। क्या कहेंगे? इसे द्रव विलयन कहेंगे। अब इसमें देखिए द्रव की मात्रा अधिक है, गैस की मात्रा क्या है? कम है, क्योंकि विलायक द्रव है और विलेय क्या है? गैस है। तो ये द्रव विलयन कहलाएगा। जैसे सोडा वाटर, हम लोग सोडा वाटर पीते हैं तो देखते हैं कि उसमें द्रव भी होता है, गैस भी निकलती है। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो होता है जैसे स्प्राइट है, पेप्सी है, उसको हिलाकर छोड़ा जाए तो उसमें देखेंगे गैस निकलता है। तो जो उसमें से गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सोडा वाटर से भी गैस निकलता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होता है तो वो विलेय के रूप में कार्य करेगा, और जल की मात्रा अधिक होती है तो वो विलायक के रूप में कार्य करेगा। तो द्रव विलयन बनाएगा, जैसे सोडा वाटर। अगला है द्रव विलेय द्रव है, विलायक में क्या है? द्रव है। तो ये आपस में मिलकर ये भी द्रव विलयन बनाएगा। क्या बनाएगा? द्रव विलयन बनाएगा। जैसे एल्कोहल का जलीय विलयन, एल्कोहल का जलीय विलयन। देखिए एल्कोहल जो होता है वो भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जल भी जो होता है वो भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो इस प्रकार एल्कोहल का जलीय विलयन कहलाता है। क्या होता है? एल्कोहल का जलीय विलयन इसका उदाहरण है, क्योंकि एल्कोहल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, तो जल विलायक के रूप में कार्य करेगा और एल्कोहल विलेय के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अगला देखेंगे कि ठोस विलेय है और द्रव क्या है? विलायक है। तो ये आपस में मिलकर शरबत बनाएगा। शरबत हम लोग पीते ही हैं, देखेंगे उसमें चीनी की कम मात्रा डालते हैं, जबकि जल की मात्रा अधिक होती है। ये आपस में जब घुल मिल जाता है तो शरबत का निर्माण होता है, और शरबत जो होता है ये द्रव विलयन है। क्या कहलाता है? द्रव विलयन है। तो चीनी ठोस अवस्था में होती है और जल किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। आपस में मिलकर शरबत का निर्माण होता है। अगला है गैस विलेय है और ठोस क्या है? विलायक है। आपस में मिलकर क्या बनाता है? ठोस विलयन बनाता है। क्या बनाता है? ठोस विलयन बनाता है। जैसे धातुओं पर गैसों का अवशोषण, धातुओं पर गैसों का अवशोषण। बहुत से ऐसे धातुएं हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? अधिशोषण करती है, उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका उदाहरण होगा। अगला है द्रव जो होगा विलेय होगा और ठोस क्या होगा? विलायक होगा। तो ये भी आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? तो ठोस विलयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ठोस विलयन बनाएंगे। और इसमें जो होगा देखेंगे, यहाँ पे हम एक ही उदाहरण लिए हैं, ये है कापर सल्फेट है। ठीक है, कापर सल्फेट या नीला थोथा भी इसको कहते हैं हम लोग। तो कापर सल्फेट जो होगा CuSO4, ये ठोस अवस्था में, याद रखेंगे, और इसकी मात्रा अधिक होगी। और H2O जल के यहाँ पे 5 अणु है, इसकी मात्रा कम होगी। तो जल के अणु क्या होगा? यहाँ पे विलेय के रूप में कार्य करेगा, और कापर सल्फेट जो कि ये ठोस रूप में है तो ये किस रूप में कार्य करेगा? तो ये विलायक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो जितने भी लवण हैं, लवणों के जो साथ जल के अणु पाए जाते हैं, जैसे फिटकरी के साथ, फिटकरी जो है उसमें 24 अणु होते हैं जल के। ठीक है, तो वहाँ पर भी वही ये ठोस विलयन बनाएगा। फिटकरी भी क्या है? ठोस विलयन ही।
ठोस विलेय हो और विलायक भी ठोस हो, यानी विलेय भी ठोस हो अवस्था में हो और विलायक भी ठोस अवस्था में हो, तो दोनों आपस में मिलेंगे तो ये भी ठोस विलयन बनाएंगे। लेकिन इसमें जो ठोस विलयन बनता है वो मिश्र धातु बनता है। क्या बनता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में आप लोग बताए थे, ठीक है। मिश्र धातु जो होते हैं ऐसे धातु होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर आपस में मिलाकर एक धातु बनाई जाती है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, पीतल हम लोग यूज करते हैं, वो मिश्र धातु है, जो कि कापर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। कापर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। इसमें कापर की प्रतिशत मात्रा 80% होता है। कितना होता है? 80 होता है कापर का, और जिंक का जो होता है वो 20% होता है। जिंक का 20% होता है, कापर का 80 होता है। तो यहाँ पे कापर क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। और 20% जिंक है, इसकी प्रतिशत मात्रा कम है, तो ये विलेय कहलाएगा। इस प्रकार दोनों आपस में मिलकर मिश्र धातु अर्थात पीतल का निर्माण करते हैं। तो इसका उदाहरण ये मिश्र धातु है, ठीक है। एक और उदाहरण इसका एक और प्रकार जान लिया जाए। अगला देखेंगे विलयन के प्रकार में। पहला जो हम बताए हैं वो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का प्रकार था, जो कि 9 प्रकार में बताए थे। अगला जो होगा सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार। सांद्रता के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के विलयन होते हैं। एक जो होता है तनु विलयन, एक जो होता है सांद्र विलयन, और एक जो होता है संतृप्त विलयन, और चौथा जो होता है असंतृप्त विलयन। इसको कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको कहेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सांद्र विलयन को कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं, संतृप्त विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, असंतृप्त को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के विलयन हैं, इनके बारे में जान लिया जाए। तो पहला देखेंगे, पहला जो होगा, पहला तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन क्या होता है? देखिए, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है और विलायक पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे, ठीक है। और सांद्र विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें तनु विलयन के तुलना में विलेय पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और विलायक की तो होगी ही, विलायक मात्रा अधिक होगी ही, लेकिन तनु विलयन की तुलना में विलेय पदार्थों की मात्रा जो है अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल अभी समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए कि शरबत हम बना रहे हैं और 100 ml जल लिए हैं, ठीक है। 2 विलयन हम बना रहे हैं, 2। एक ए विलयन है, ए विलयन जो है उस ए विलयन में 100 ml जल लिए हैं और 10 ग्राम चीनी प्लस 10 ग्राम चीनी लिए हैं, ठीक है। शरबत बना रहे हैं या 2 विलयन हम बना रहे हैं जिसमें एक ए विलयन है और उस ए विलयन में 100 ml जल है और 10 ग्राम क्या है? चीनी है। आपस में मिला दिए, विलयन बन गया। एक बी विलयन है, एक बी विलयन है, वो भी 10 ml जल ले रहे हैं प्लस इसमें 30 ग्राम चीनी ले रहे हैं, 30 ग्राम चीनी ले रहे हैं। तो देखेंगे इसमें कि जो ए विलयन है उसे तनु विलयन कहेंगे और जो बी विलयन है उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। इसलिए कि देखिए जल की मात्रा दोनों में समान है, 100 ml है, ठीक है। लेकिन विलेय पदार्थों की मात्रा देखेंगे, इसमें तो विलायक की तो मात्रा समान है लेकिन विलेय पदार्थों की मात्रा अंतर है। ए विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा 10 ग्राम है और बी विलयन में विलेय पदार्थ अर्थात चीनी की मात्रा 30 ग्राम है, ठीक है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा ए विलयन के तुलना में अधिक है बी में, इसलिए बी विलयन जो होगा वो सांद्र विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सांद्र विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन, ठीक है। और ये जो कहा है क्या कहलाएगा? तनु विलयन कहलाएगा। क्या होगा? तनु विलयन, ठीक है। जो
ए विलयन होगा वो तनु विलयन कहलाएगा, और जो बी विलयन होगा वो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो सांद्र का मतलब शाब्दिक अर्थ जो होता है सांद्र का गाढ़ा विलयन, गाढ़ा हो, ठीक है। और तनु का जो होता है फीका हो। जैसे शरबत हम बनाते हैं, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो शरबत बना रहा है उसमें चीनी की मात्रा कम डालेंगे तो वो शरबत तनु शरबत कहलाएगा, यानी फीका है, उतना मीठा नहीं लग रहा है। अब उसमें और चीनी डाल दिया जाए, अब शरबत कैसा लगेगा, मीठा। तब उस शरबत को हम क्या कहेंगे, सांद्र शरबत कहेंगे। क्या कहेंगे, सांद्र। ये याद रखेंगे। तो सांद्रता का तात्पर्य है गाढ़ापन से है। जो विलयन जितना ही गाढ़ा होगा, ठीक है, वो उतना ही सांद्र होगा, और जो जितना ही फीका होगा, ठीक है, वो उतना ही तनु विलयन कहलाएगा, अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सांद्र और क्या हो गया, तनु विलयन हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा जो होगा तीसरा, ये दूसरा था, और सी देखेंगे संतृप्त विलयन क्या है। क्या है संतृप्त विलयन, किसे कहते हैं, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। संतृप्त विलयन में देखेंगे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, फिर डिफिनीशन हम बता रहे हैं। मान लिया जाए ये कोई कांच का गिलास है, और इस कांच के गिलास में पानी भरे हैं कांच के गिलास में। अब इसमें हम चीनी की थोड़ी सी मात्रा डाल दिए। हाँ, इस कांच के गिलास में पानी भरकर एक निश्चित ताप पर रख दिए, जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 या 25, या रूम ही टेम्परेचर मान लिया जाए। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। रूम टेम्परेचर पर ही निश्चित ताप पर रख दिया जाए इस कांच के गिलास में भरे हुए जल को। अब इसमें चीनी थोड़ी सी मात्रा डाला जाए और हिलाया जाए, चीनी की मात्रा घुल जाएगी उसमें। फिर चीनी डाला जाए, फिर हिलाया जाए, चीनी घुल जाएगी। यानी यह क्रिया बार बार करते रहें। जब चीनी बार बार डालेंगे, हिलाते रहेंगे, घोलते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि चीनी की कितना ही अधिक मात्रा डालें, चीनी नहीं घुलेगा उस जल में, उस पानी में चीनी नहीं घुलेगा। और चीनी के क्रिस्टल उसी तरह इसके पेदी पर, इस गिलास के पेदी पर उसी तरह चीनी के टुकड़े बचे रहेंगे, यानी वो विलय नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं। इसी विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। यानी वह विलयन जिसको किसी एक निश्चित ताप पर विलय की अधिक मात्रा डालने के बाद भी घुलता नहीं है, विलय की अधिक मात्रा डालने के बाद भी नहीं घुलता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिवाइज करेंगे। वह विलयन जिसको किसी निश्चित ताप पर रखने पर उसमें विलय की अधिकतम मात्रा डालने के बाद भी विलय नहीं होता है, विलय की अधिक मात्रा डालने पर भी वो विलय नहीं होता, यानी घुलता नहीं है, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, तो ये तो संतृप्त विलयन हुआ। अब है असंतृप्त विलयन, इसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जस्ट संतृप्त विलयन के अपोजिट इसका डिफिनेशन होगा, यानी वह विलयन जिसको निश्चित ताप पर रखने पर विलय की अधिकतम मात्रा भी विलायक में क्या होता है, घुल जाता है आसानी से, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, मान लिया जाए एक गिलास लिए हैं कांच का, उसमें जल भर दिए हैं, उसे निश्चित ताप पर रख दिए हैं। अब उसमें चीनी जो है या कोई अन्य विलेय पदार्थ है, ठोस पदार्थ है जो विलेय होता है जल में, उसको डाल रहे हैं, घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है। तो जब तक घुलेगा वह जो विलयन बनाएगा, ठीक है, वो असंतृप्त विलयन होगा। लेकिन जब घुलना बंद हो जाएगा, उसमें विलय के पदार्थ कण के रूप में दिखाई देने लगे, तब वो संतृप्त विलयन होगा, और जब घुल जाएगा तो असंतृप्त विलयन होगा। तो ये याद रखेंगे, संतृप्त और असंतृप्त विलयन, ये दोनों आप लोग बता दिए।
तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसके आगे हम लोग जानेंगे। अभी विलयन के प्रकार हैं और भी इनके प्रकार जानना है। वास्तविक विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।